friends, myself SK Verma. Once again, I welcome you all on my YouTube channel Easy Accountancy, the platform where you can learn accountancy in the most lubricated manner. बहुत ही आसान तरीके से आप accountancy के concepts को सीखते हैं, questions को सीखते हैं, and how to solve these kind of questions. इसके तरीके को आप हमारे साथ सीखते हैं। चलिए देखते हैं हमने आज क्या टॉपिक लिया है। हमारा टॉपिक पिछले वीडियो में जैसे हमने सिलेक्ट किया हुआ था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसी को हमने आज कंटिन्यू किया है। हमने इस बार लिया है असेट्स। देखते हैं कि असेट्स किसे कहते हैं। असेट जो है किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है, ठीक है। तो असेट का जो रोल है बिजनेस में वो क्या है, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। चलिए देखते हैं कि असेट किसे कहते हैं। तो हमारे पास देखिए कहता है कि assets is equal to properties owned by an entity. Assets is equal to properties owned by an entity. That means assets are what? Assets are economic resources. Assets are economic resources of the business. Like for example, building, machinery, furniture, these are okay. Actually assets do what? Assets enable any business unit to earn future profit, future benefits, okay. Because of assets we have observed, ऐसा देखने में आता है जिस किसी भी बिजनेस के पास assets होती हैं तो वो बिजनेस ज्यादा बेहतर प्रॉफिट अर्न करने की पोजीशन में होता है, यानी उसके जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से अर्न कर पाता है। फ्यूचर बेनिफिट्स उसके पास पॉसिबिलिटी स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो असेट्स एक्चुअली बिजनेस के लिए क्या करते हैं? दे इनेबल टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। दे इनेबल टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। सो असेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, the rights which are owned or controlled by an organization, like copyright, patent, ये सब भी क्या है बिजनेस के लिए एक तरीके से उसके लीगल जो राइट्स होते हैं, जो पावर्स होते हैं, ये भी उसके लिए असेट का काम करते हैं, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि अलग अलग तरीके से अगर हम असेट्स के बारे में जानेंगे तो उन सभी में हम देखेंगे कि असेट्स के फीचर क्या हमको देखने में आते हैं, ठीक है। तो असेट्स के फीचर में अगर आप देखें तो शुड बी ओन्ड बाय बिजनेस, यानी कि वो बिजनेस के पोजीशन में होना जरूरी है, उसके ऊपर बिजनेस का ओनरशिप होना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर दूसरा फीचर हमें क्या देखने में आता है, असेट्स जो है वो टेंजिबल भी हो सकते हैं, असेट्स इनटेंजिबल भी हो सकते हैं, यानी असेट्स को आप छू सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं, और कई बार ऐसी भी असेट्स होती है जिसे आप नहीं देख सकते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं गुडविल की। तो गुडविल क्या करता है? गुडविल आप देखते हैं कि असेट्स असेट है, यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट टच, ओके। और इसी तरीके से अगला फीचर अगर हम देखें तो अगला फीचर हमको देखने में आता है शुड हैव सम वैल्यू अटैच्ड टू इट, यानी कि असेट में कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होना बहुत जरूरी है, ओके। असेट में कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू अटैच होना बहुत जरूरी है। जैसे हम बात करते हैं गुडविल। अच्छा, गुडविल थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि गुडविल क्या होती है। गुडविल एक असेट है और ये इनटेंजिबल असेट है। अगर आप देखें एक नया बिजनेस आपने स्टार्ट किया है तो उस बिजनेस को बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, ट्रांजेक्शन्स उसमें कम होते हैं, पॉपुलैरिटी उसकी कम होती है, तो नेम फेम जो उस बिजनेस का कम होगा तो आप देखेंगे ट्रांजैक्शंस भी कम होंगे। अगर ट्रांजैक्शंस कम होंगे तो डेफिनेटली इसका क्या इफेक्ट आने वाला है, प्रॉफिट अर्निंग एबिलिटी भी कम हो जाती है, ठीक है। तो शुड हैव सम वैल्यू अटैच्ड टू इट, यानी कि जो असेट्स होती हैं उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होनी चाहिए। इसी तरीके से गुडविल की भी एक वैल्यू होती है, लेकिन गुडविल की अगर हम वैल्यू की बात करें तो आप इसका वैल्यूएशन कब कर पाते हैं? एट द टाइम ऑफ end of the business. End of the business means when business is going to wind up, यानी उसी समय आप गुडविल को वैल्यू कर पाते हैं, मनी में मेजर कर पाते हैं। एक पॉइंट और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि असेट का मनी मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है।
तो हमारे पास अगला फीचर आ जाता है शुड बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी असेट कोई भी होगा उसका मनी मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है। ऐसा कोई भी असेट जिसको आप मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज जिसे आप मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं, आप उसे बिजनेस में असेट के फॉर्म में नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि असेट को क्लासीफाई अगर हम करेंगे तो किस तरीके से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। असेट का क्लासिफिकेशन जो है वो नॉन करंट असेट, करंट असेट और फिक्टिशियस असेट के फॉर्म में किया गया है। नॉन करंट असेट, करंट असेट और फिक्टिशियस असेट के फॉर्म में किया गया है। ओके, तो अब देखते हैं कि ये अगर हमने क्लासिफिकेशन किया है तो इसके पीछे कुछ लॉजिक्स हैं, वो लॉजिक्स हमारे क्या आते हैं इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो नॉन करंट असेट में हमारे पास क्या लॉजिक्स आ जाते हैं, नॉट फॉर रीसेल, यानी नॉन करंट असेट्स जो होते हैं वो बिजनेस में सेल पर्पस के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। नॉट फॉर रीसेल, लाइक फॉर एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट और फैसिलिटेटिंग, इट डज व्हाट, इट फैसिलिटेट टू द बिजनेस, लाइक इन्वेस्टमेंट्स को अगर हमने लिया, ठीक। या दूसरा एस्पेक्ट अगर हम देखें तो नॉन करंट असेट्स क्या करते हैं, बिजनेस को फैसिलिटेट करते हैं, यानी बिजनेस में जो उसकी फंक्शनिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है, उसकी फंक्शनिंग को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर आप देखें कि किसी एक बिल्डिंग, एक ऐसा बिजनेस है, देखते हैं आप कि फुटपाथ पर भी लोग बिजनेस करते हैं लेकिन कुछ सामान बेच रहे होते हैं, ठीक है। और वही सामान अगर आप देखते हैं कि एक शॉप में होता है, ठीक, तो या अगर हम कहें कि आपने कोई शोरूम खोल रखा है तो लगभग आपको बेसिक जो डिफरेंस, कपड़े बेचने वाला आप देखते हैं कि फुटपाथ पर भी लगा रहा होता कपड़े, ठीक, वही कपड़े अगर कपड़े का ही बिजनेस अगर एक शोरूम खोल लिया गया, एक शॉप ले ली गई, तो आप क्या देखते हैं कि जिसके पास शोरूम है, जिसके पास शॉप है, तो वहां पर उसकी जो उस शॉप की वजह से उसकी जो एबिलिटी टू अर्न और टू सेल वो जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि नॉट फॉर रीसेल, फिर नॉन करंट असेट क्या होता है, वो नॉट फॉर रीसेल होगा, यानी अगर उसने अपनी शॉप ली तो शॉप उसकी जो है वो बेचने के लिए नहीं है। दूसरा क्या करती है ये, लाइक एग्जांपल अगर हम ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट, या दूसरा अगर हम देखें इसी का एक पार्ट है कि नॉन करंट असेट बिजनेस में क्या करता है, बिजनेस को इनेबल करता है, फैसिलिटेट करता है बिजनेस की फंक्शनिंग को, ठीक है। देन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें, नॉन करंट असेट जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं होगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि आपने उसको वंस कंज्यूम्ड या एक साल के अंदर आप उसको फुल्ली कंज्यूम कर लेंगे या वो उसकी जो वैल्यू है वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी नॉन करंट असेट्स जो होते हैं वो बिजनेस में लंबे समय तक यूज होते हैं, दैट मींस मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, यानी 12 महीने से ऊपर आप डेफिनेटली नॉन करंट असेट्स को बिजनेस में यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम इसको कह सकते हैं फिक्स्ड असेट, और इसी को हम कह सकते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अगर हम एग्जांपल ले लें इसमें, तो फिक्स्ड असेट का एक पार्ट हमारे पास आ गया। अब आगे हम देखते हैं कि फिक्स्ड असेट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो है टेंजिबल और एक है इनटेंजिबल, ठीक है। तो टेंजिबल में जैसा कि अभी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ऊपर हमने देखा था कि लैंड है, बिल्डिंग है, ठीक है, मशीनरी है, ये टेंजिबल में आ जाता है। और अगर हम इनटेंजिबल में ले लें तो हमारे पास जैसे सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये इंटेंजिबल है, ये बिजनेस में एग्जिस्ट करता है लेकिन आप इट कांट बी टच, इट कांट बी सीन, ठीक है। सॉफ्टवेयर हो गया या गुडविल हो गया, ये भी हमारे किस में आ जाते हैं, ये इंटेंजिबल, और ये किस में आते हैं, हमारे नॉन करंट असेट्स में आते हैं। अब हम सेकंड असेट अगर लेते हैं, सेकंड फीचर, सेकंड क्लासिफिकेशन अगर हम असेट का लें तो दैट इज करंट असेट। करंट का मतलब फ्लोइंग, मूविंग, ठीक है, करंट का मतलब क्या हो गया, फ्लोइंग, मूविंग, यानी ऐसी कोई भी असेट जो बिजनेस में मूवमेंट में रहती है, ठीक है, ऐसी असेट जो बिजनेस में मूवमेंट में रहती, फंक्शनिंग में रहती, उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप कहेंगे करंट असेट, ठीक है। तो हेल्ड बाय एंटिटी विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग इनटू कैश इन शॉर्ट पीरियड, यानी इस तरह की असेट्स को आप बिजनेस में कैश में कन्वर्ट कर पाते हैं और कम समय में कन्वर्ट कर पाते हैं, या जिसको आप कह सकते हैं 12 मंथ के अंदर ही आप उसको
कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हेल्ड बाय एंटिटी यानी बिजनेस उसको पोजेस करता है और उसका मोटिव जो होता है, जैसे यहाँ पर हमने देखा था नॉट फॉर रीसेल, और यहाँ पर अगर हम देखें तो शॉर्ट पीरियड में आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ एग्जांपल हमको देता है कि गुड्स परचेज विद द पर्पस ऑफ रीसेल, इसका मतलब क्या हो गया, नॉन करंट एसेट्स नॉट फॉर रीसेल पर्पस का आप देखते हैं यहाँ पर आता है केस, और करंट एसेट में इसमें एक मोटिव होता है कि फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। जैसे अगर आपने कोई गुड्स परचेज किया है तो गुड्स परचेज किस लिए किया, सो दैट यू कैन सेल, और अगर आप इसको सेल करते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेनिफिट भी आपको मिल रहा होता है। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि आप हर बार प्रॉफिट पे ही अर्न करेंगे, कई बार नो प्रॉफिट नो लॉस का केस भी आता है और कई बार लॉस पर भी उसको सेल करना पड़ता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर करंट एसेट की, तो करंट एसेट का जो मोटिव आप देख रहे होते हैं एक क्या है, फॉर रीसेल एज कंपेयर टू नॉन करंट से हम इसको कोरिलेट करते हुए समझते जाएंगे। और हमने देखा कि नॉन करंट हमारा मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने से ऊपर तक आप इसको यूज कर रहे होते हैं, जबकि जो करंट एसेट है आप इसको 1 साल के अंदर ही कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर अगला अगर हम एक पॉइंट देखते हैं कि प्रीपेड जो एसेट है, प्रीपेड जो एक्सपेंसेस है, सॉरी ये भी किस में आ जाता है, प्रीपेड एक्सपेंस हमारा करंट एसेट में आता है, लेकिन आप इसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, प्रीपेड एक्सपेंसेस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश। लेकिन क्या है बेसिकली कि प्रीपेड एक्सपेंसेस आर क्लासिफाइड एज करंट एसेट, they can't be converted into cash. A part of the benefit from such expense is available in next accounting year. यानी अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस किया गया, यानी हमने करंट ईयर में कोई एक्सपेंस किया है जिसका बेनिफिट हम नेक्स्ट ईयर में भी लेने वाले हैं, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट ऐसा होता है जो हम नेक्स्ट ईयर में भी उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक, भले हम इसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, यानी इसका मीनिंग अभी भी अगर हम देखें तो ये क्या होता है, ये 12 मंथ का जो पीरियड है अपने आप को रियलाइज कराने में, विद इन 12 मंथ ही ये आपको मतलब बिजनेस को रियलाइज करा देता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला हमारे पास जो क्लासिफिकेशन आता है एसेट का, दैट इज फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस देखिए हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि ये टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों होता है नॉन करंट में, लेकिन अगर हम लोग फिक्टिशियस में आते हैं तो ना तो ये टेंजिबल है ना ही इंटेंजिबल है, ना तो ये टेंजिबल है और ना ही इंटेंजिबल है। तो व्हाट इट मींस, इट सेज लाइक लॉसेस नॉट रिटन ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड। कई बार आपने देखा होगा कि बिजनेस जब कभी भी आप स्टार्ट करते हैं या किसी ने स्टार्ट किया है तो उसके लिए हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करना पड़ता है। तो क्या जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किया जा रहा है उसका बेनिफिट क्या किसी एक साल में ही बिजनेस को मिलता है? नहीं, उसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा के पीरियड के लिए बिजनेस को मिल रहा होता है, लेकिन वो जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किया गया होता है वो एक साल में ही किया गया होता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर इस एक साल में ही, जिस साल में वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किया गया उसी साल में अगर बुक्स में उसको शो कर दिया जाता है तो डेफिनेटली आप देखेंगे उस साल में बिल्कुल भी प्रॉफिट शो नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, सपोज दैट कोई ये 10 लाख रुपीस का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किया गया है और इससे बेनिफिट जो है, एक्सपेक्टेड बेनिफिट जो है नेक्स्ट 10 इयर्स में होने वाला है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 10 लाख को डिवाइडेड बाई 10, तो जो पोर्शन है हर साल इसको राइट ऑफ करते जाएंगे कितने से, 1 लाख रुपीस से। तो ये क्या होगा, ये जो 1 लाख है एज एक्सपेंस दिखा रहे होंगे आप पीएल में, और रिमेनिंग जैसे कि 9 लाख इस साल के बाद अगर हम देखेंगे तो कितना बच रहा है, आफ्टर राइटिंग ऑफ दिस पोर्शन 9 लाख। तो ये जो 9 लाख हमारा बच रहा है ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लॉसेस नॉट रिटन ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड। तो इसको हम बोल सकते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसे हम क्या बोल सकते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे फिक्टिशियस एसेट्स में आते हैं। ठीक है, तो अब एक और अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो दैट इज डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट टिल नाउ। We'll continue little more about this assets. For that I'll have to rub this portion. Okay.
चलिए देखते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। अभी हम लोगों का टॉपिक चल रहा था असेट्स। अब हम देखेंगे कि असेट्स में ही आगे जो हमको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से असेट्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन और रिक्वायर्ड होती है। चलिए देखते हैं। शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 में किसको करंट असेट बताया गया है, तो यह करंट असेट की क्या रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग शेड्यूल 3। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन और इज इंटेंडेड फॉर सेल, यानी ये रियलाइज हो जानी चाहिए, ठीक है, या मोटिव होना चाहिए सेल किए जाने के लिए, और कंजम्पशन इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, यानी या तो सेल पर्पस के लिए हो या ये रियलाइज हो जाए नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में, या नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में ये असेट अगर कंज्यूम हो जाती है तो इन तीनों में से कोई भी केस अगर कंप्लीट होता है तो इसे आप उस असेट को आप करंट असेट कहेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला केस देखते हैं कि अगर केस नंबर 1 या तो पूरा एप्लीकेबल होना चाहिए, यदि अगर ये फुलफिल होता है तो आप उसे करंट असेट कहेंगे। और यहाँ पर हमने ऑपरेटिंग साइकिल की बात करी है, तो ऑपरेटिंग साइकिल का जो कॉन्सेप्ट है, ऑपरेटिंग साइकिल का जो मीनिंग है, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है। इसको वहां पर आप जरूर देखिए, जहां पर हमने आपको लायबिलिटीज का जो क्वेश्चन समझाया था उसके साथ हमने आपको ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में बताया था, कंपनी का जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है, तो इसको आप वहां पर भी देख सकते हैं। अब हम देखेंगे आगे, हेल्ड प्राइमरली फॉर बीइंग ट्रेडेड, यानी कि करंट असेट बेसिकली इसका जो मोटिव होता है वो ट्रेड के पर्पस का होना चाहिए, ठीक है, यानी खरीद कर बेचना। तो अगर ऐसी कोई असेट है जिसे आप खरीद कर उसको बेच रहे हैं तो इस तरह की असेट को भी आप करंट असेट कहते हैं, ठीक है। फिर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, यानी जिस डेट पर ये रिपोर्ट करी जा रही है, जिस डेट पर आपने कंपनी ने इसको एक्वायर किया, उससे अगले 12 महीने के अंदर में यह कंपनी का जो अकाउंटिंग पीरियड है उससे 12 मंथ के पीरियड में अगर इसको जो रियलाइज किया जा सकता है, ठीक है, विद इन 12 मंथ अगर इसको रियलाइज किया जा सकता है तो इस तरह की एसेट को भी हम करंट एसेट कहते हैं। फिर अगला केस हम देखते हैं, अगला क्लॉज हम देखते हैं, कहता है इट इज कैश और कैश इक्विवेलेंट, इट इज कैश और कैश इक्विवेलेंट अनलेस इज रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग एक्सचेंज्ड, यानी ऐसा कोई भी असेट जिसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा है कि आप इसे कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन ना लगा हो जिसे कि आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्टेड और यूज्ड टू सेटल अ लायबिलिटी, या कि आप उसको किसी लायबिलिटी में भी सेटल करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, फॉर एटलीस्ट 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। और ये जो है किसी भी लायबिलिटी को सेटल करने के लिए विद इन 12 मंथ अगर आप इसको इस असेट को सेटल करने के लिए, किसी लायबिलिटी को सेटल करने के लिए विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिपोर्टिंग आप इसको यूज कर सकते हैं किसी भी लायबिलिटी को सेटल करने के लिए। तो ऐसी कोई भी असेट, ठीक है, जिसके लिए ऐसा कोई डिनायल नहीं है कि उस असेट को आप किसी लायबिलिटी को सेटल करने के लिए रिपोर्टिंग पीरियड 12 मंथ में यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन ना लगा हो, यानी आप उसको कर सकते हैं। बेसिकली मीनिंग क्या निकल रहा है, यानी इस तरह की असेट को, किसी लायबिलिटी को जब भी आपने असेट एक्वायर करी बिजनेस ने, तो उस असेट से आप किसी लायबिलिटी को सेटल करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की असेट को भी हम क्या बोलते हैं, करंट असेट कहते हैं, ठीक है। तो इट इज कैश और कैश इक्विवेलेंट अनलेस is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting date. So any of these 4 conditions या चारों conditions भी applicable हो सकती हैं asset के साथ।
या इनमें से कोई एक की अगर भी एप्लीकेबल होता है तो आप उसे करंट असेट कहेंगे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं कि नॉन करंट असेट आप किसे कहते हैं। तो ऐसी कोई भी असेट जो कि करंट असेट नहीं है आप उसे नॉन करंट असेट कहेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।